तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए तो ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और इसमें देखेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकेंड लॉ के बारे में। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो डेल्टा जी थी वो कैसी थी, पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर जो रिएक्शन थी वो कैसी थी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन थी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन थी और डायरेक्ट रिडॉक्स थी, क्योंकि एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थी। तो इसमें क्या होगा, एक कोई कंटेनर होगा, उस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, और इस पर एडिशनल हमें क्या लगानी पड़ेगी, एक बैटरी लगानी पड़ेगी, जो क्या करेगी, इसको एडिशनल वर्क देगी, जिससे रिएक्शन प्रोसीड होगी, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शन है वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब तक हम एडिशनल वर्क नहीं देंगे तो प्रोसेस नहीं चलेगा। तो जब इसमें एडिशनल बैटरी लगाते हैं तो पोलैरिटी क्या हो गई थी, उल्टी हो गई थी। एनोड क्या होता था, जनरली नेगेटिव, और कैथोड होता था पॉजिटिव, मगर यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड से जुड़ जाएगा, तो एनोड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जुड़ जाएगा किस पे, कैथोड पे, तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती थी, कैसे हो जाएंगी, तो इसमें क्या होगा, जो एनोड था वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज, मगर एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो, ठीक है। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, बस पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। वहां पे एनोड नेगेटिव था और कैथोड पॉजिटिव था, इस केस में क्या हो गया, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया और कैथोड कैसा हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसके अंदर जो रिडॉक्स है वो कैसी है, इसके अंदर जो रिडॉक्स है वो डायरेक्ट रिडॉक्स है, क्योंकि एक ही कंटेनर के अंदर एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड रखे होंगे, ठीक है। और दूसरा जो रिएक्शन है वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, इसीलिए हमें एक एडिशनल सेल या एडिशनल बैटरी इस पर लगानी पड़ रही है। चलिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। चलिए, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर देखेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ये कह रहा है प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस बाय पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कह रहा है ये, प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस, आयंस का डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है किसके थ्रू, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी पास करके, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है मतलब जो लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करके आयंस का जो डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर होगी बात। जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे यानी कि जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के अंदर एनोड और कैथोड रखे होते हैं उन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसके अंदर जो आयंस हैं उनको डिस्चार्ज करना, मतलब न्यूट्रल करना, कि न्यूट्रल करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। चलिए, कैटायन डिस्चार्ज, जो कैटायंस हैं डिस्चार्ज होंगे एट कैथोड। देखिए अगर हम बात करें, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ भागेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, और नेगेटिव कहाँ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो गया, जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है, अगर कैथोड क्या है, इस कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और एनोड इस केस में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, रिवर्स हो गया। तो जब कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज है, तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पर क्या होगा, कैटायंस भागेंगे इसकी तरफ, ठीक है। तो कैटायंस डिस्चार्ज एट कैथोड, क्यों, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिवली चार्ज है तो उसकी तरफ कौन भागेंगे, कैटायंस। एंड एनायंस डिस्चार्ज एट द एनोड, और जो एनायंस है वो कहाँ पे जाके डिस्चार्ज होंगे, एनोड पे, क्यों, क्योंकि एनोड पे क्या है, प्लस चार्ज। तो ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कैटायंस और एनायंस जनरेट होंगे, उसमें से क्या होगा, जो कैटायंस है वो तो कहाँ भाग जाएंगे, कैटायंस तो भाग जाएंगे कैथोड पे, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, और एनायंस का भाग जाएंगे एनोड पे, क्यों, क्योंकि एनोड पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो जो नेगेटिव है, जो एनायंस है वो कहाँ भाग जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज पे, और जो कैटायंस है वो कहाँ भाग जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज पे। और इसमें नेगेटिव चार्ज कौन है, कैथोड, और पॉजिटिव चार्ज कौन है, एनोड। चलिए, क्लियर होगी बात। तो जो एनायन है वो कहाँ होंगे, एनायड एनोड पे, और कैटायन कैथोड पे क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे, किस केस में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द 4 फैक्टर्स। इस इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनेगा एनोड पे और कैथोड पे,
वो डिपेंड करेगा इन 4 फैक्टर्स पे। कौन कौन से 4 फैक्टर हैं? एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी नेचर क्या है, वो मोल्टन स्टेट का है या एक्वस का है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन या एक्वस फेस का है। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं एनोड कैथोड, वो जो इलेक्ट्रोड हैं वो अट्रैक्टेबल हैं या नॉन अट्रैक्टेबल हैं, मतलब इनर्ट है क्या नॉन इनर्ट है, ठीक है। इनर्ट नेचर के हैं या नॉन इनर्ट नेचर के हैं। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। दूसरा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, और साथ में क्या करेगी, चार्ज डेंसिटी, मतलब कितनी चार्ज है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, जो चार्ज डेंसिटी, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं वो उनकी डेंसिटी क्या है, या कह सकते हैं फैराडेज लॉस के बेसिस पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी है। तो ये 4 फैक्टर हो गए। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की नेचर क्या है, वो मोल्टन स्टेट का है या एक्वस स्टेट का है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं एनोड कैथोड, उनकी नेचर पर डिपेंड कर गया, वो अट्रैक्टेबल है या नॉन अट्रैक्टेबल है, या कह सकते हैं इनर्ट नेचर का है या नॉन इनर्ट नेचर का है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। और दूसरा, चार्ज डेंसिटी, कितनी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी है। चलिए अब बात देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट या लिबरेट जो वेट होगा, देखिए अगर हम बात करें जैसे कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो वहाँ पे मेटल क्या होगा, लिबरेट होगा, और मतलब डिपॉजिट होगा, जुड़ जाएगा, जाके चिपक जाएगा, ठीक है। और जो एनोड है उस पे से क्या होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ से क्या होगा, सब्सटेंस लिबरेट होगा। तो किसे कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे लिबरेट या डिपॉजिट जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या कर रहे हैं, कितना चार्ज क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा वेट लिबरेट या डिपॉजिट होगा। कि अगर लिबरेट की बात है तो किससे लिबरेट होगा, एनोड से, और डिपॉजिट की बात है तो किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। तो देखिए अमाउंट ऑफ, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड भी कौन सा, कैथोड, क्योंकि डिपॉजिट किस पर होगा, कैथोड पे, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाई टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को जितना हम चार्ज सप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिपॉजिट सब्सटेंस किस पे, कैथोड पे। अगर लिबरेट सब्सटेंस की बात करेगा तो किस पे लिखेंगे, एट एनोड से लिबरेट होगा, और कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड during the electrolysis is directly proportional to the charge supplied to the solution। solution को या चार्ज सप्लाई इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जितना चार्ज जितना सप्लाई किसी भी इलेक्ट्रोड पे, कह सकते हैं कैथोड पे जो डिपॉजिट वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज सप्लाई इनटू द सॉल्यूशन। तो देखिए जो डिपॉजिट वेट है किसी भी सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज सप्लाई इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना चार्ज क्या करेंगे, सप्लाई, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो यहाँ पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है z। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी। चार्ज कितना चार्ज हमने सॉल्यूशन के अंदर फ्लो करा तो कैसे पता चल जाएगा कि कितनी करंट फ्लो करी कितने टाइम तक। तो Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। तो W डायरेक्टली प्रश्न होगा Q के, या वर्क डिपॉजिट वर्क डायरेक्टली प्रश्न होगा किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, या कह सकते हैं चार्ज के, या चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होगा, आई टी। तो ये हो गया। तो Q क्या है, चार्ज सप्लाई किसमें, कूलम्ब्स की फॉर्म में। तो अब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है z, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो W इक्वल टू हो गया z आई टी, या कह सकते हैं W इक्वल टू होगा z इंटू क्यू, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, आई टी। तो यहाँ T क्या है, टाइम है जो किस में हो देंगे, सेकंड में। I क्या है, यहाँ करंट है जो किस में लेंगे, एम्पियर में। या आई टी क्या हो जाएगा, चार्ज होगा जो इसके से लेंगे, कूलम्ब में। और Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। जो भी हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए, और W क्या होगा, वेट डिपॉजिट या लिबरेट वेट, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z कैसे निकलेगा, जरा उसके बारे में समझे। ये 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z की बात क्या करें तो देखिए Z कैसे निकलेगा, Z है क्या, पहले से इसको समझ लो। ये कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट
इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन बाय 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम का चार्ज अगर हम क्या करें सॉल्यूशन में पास करें तो उससे कितना वेट क्या होगा, डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किस पे, इलेक्ट्रोड पे, किसका, सब्सटेंस का। वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे W इजिकल टू क्या हो गया था, Z इंटू क्यू। तो हम मुझे वेट निकालना है किसके लिए, तो Z अगर मैं निकालूं तो Z हो जाएगा W अपॉन क्यू। देखिए डिपॉजिट वेट पर यूनिट चार्ज, क्योंकि क्यू हम किस में लेते हैं, कूलाम में। तो 1 कूलाम चार्ज अगर हम पास करें सॉल्यूशन में तो 1 कूलाम का चार्ज पास करने से इलेक्ट्रोड पे कितना वेट डिपॉजिट होता है, वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्विवेलेंट यानी कि Z। ठीक है, तो Z यहां से फॉर्मूले से देखो तो Z इजिकल हो गया W अपॉन क्यू। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि कितना वेट डिपॉजिट होगा पर कूलाम ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर हम Q की वैल्यू क्या ले लें, 1 कूलाम लेंगे तो Z इजिकल टू किसके इक्वल हो गया, W। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से 1 कूलाम का चार्ज पास करें तो उस 1 कूलाम का चार्ज पास करने पे जितना वेट डिपॉजिट होगा वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्विवेलेंट Z। तो एक तो डेफिनेशन यहां से आ गई। चलिए दूसरा, जैसे बात करें इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। अब इक्विवेलेंट वेट की बात करें, इक्विवेलेंट वेट में आपको पहले भी मोल कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या है जरा समझ लो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द लूज और या गेन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के लिए या गेन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट चाहिए, वो कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। या ऐसे कहिए किसी भी सब्सटेंस के कितने अमाउंट से 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं, या कह सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के लिए, या यूज लेने के लिए या देने के लिए। जो सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज होते हो या 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हो, ठीक है, लूज होते हो या गेन होते हो, वही वो अमाउंट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट। जैसे समझो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो H यहाँ पे H2 में H क्या है, जीरो है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अगर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये किस में जाएगा, H प्लस में। और एटम बैलेंस अगर मैं करूं तो यहाँ पे H2 में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, और यहाँ पे कितना है, H प्लस में कितना है, 1। तो ये क्या कर दिया, ट्वाइस। ठीक है, तो ये H2 से क्या बन गया, H प्लस बन गया, और इसे बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, ट्वाइस। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या है, अगर मैं बात करूं, अगर हाइड्रोजन का यहाँ कितना है, अगर ये एक 1H2 मॉलिक्यूल है तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये 1H2 मोल है, H2 के 1 मोल है तो वो क्या होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर बात। अगर ये 1 मॉलिक्यूल है तो वो क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 मोल है तो वो क्या होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें 1 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, 1 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन का वेट है कितना, 2 ग्राम। तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन मुझे रिलीज करने हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मुझे रिलीज करने हैं, तो उसके लिए मुझे कितना वेट चाहिए हाइड्रोजन का, 2 ग्राम। और 1 मोल के लिए कितने चाहिए, अगर 2 मोल के लिए 2 ग्राम है तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए या गेन करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 1। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 ग्राम से हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या करा सकते हैं, लूज करा सकते हैं। तो क्लियर हुई कि 1 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल हाइड्रोजन का वेट है कितना, 2 ग्राम। तो ऐसा कहिए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिलीज हो गए। 2 ग्राम से 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो 1 मोल कितने से रिलीज होंगे, 1 ग्राम से। और तो ये जितने भी अमाउंट से 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं, वही क्या कहलाता है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हाइड्रोजन का ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 ग्राम। चलिए जैसे ऑक्सीजन की बात कर लो, O2 क्या होगा, ये O2 में ऑक्सीजन 0 में है, और O2 की नेचर जनरली किस में होती है, माइनस जाने में। तो इसका क्या होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। तो ये क्या होगा, O2 से क्या बनेगा, O0 से क्या बनेगा, O-2। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2। तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, ट्वाइस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो गया। अब देखिए इस पे चार्ज की बात करें तो यहाँ -2 × 2 कितना हो गया, -4। तो इधर -4 है तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, -4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। अब समझिए 1 मोल ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 मोल है तो वो कितने हैं, 4 मोल, और वो कितने बन रहे हैं, 2 मोल।
तो एक मोल ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक मोल O2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, और एक मोल O2 का वेट होगा कितना, इसका मोलकुलर मास कितना होगा 32। तो 32 ग्राम को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए, डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 8 ग्राम। तो इसलिए O2 का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 कितना हो गया 8 ग्राम। क्लियर होगी बात। तो किसी भी अमाउंट का, किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो क्या करे, एक मोल इलेक्ट्रॉनों को लूज करे या गेन करे, वही अमाउंट क्या कहलाता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब देखिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के लिए जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है उसे बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ई से। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट एक ही बात है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता कितना है, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज है उसे बोलते हैं 1 फैराडे, या कह सकते हैं 96500 कूलाम। तो इतने कुलाम से कितना, इतने कुलाम चार्ज रिक्वायर्ड होगा रिड्यूस करने के लिए, इतना कुलाम चार्ज रिक्वायर्ड होगा किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, मास, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास के इक्वल कहलाता है। तो इतना चार्ज किसको रिड्यूस करेगा, ई को। तो एक कुलाम कितने को रिड्यूस करेगा, डिवाइडेड बाई ये, और यही क्या आ गया, देखो जेड। ठीक है, एक कुलाम चार्ज जितने अमाउंट को रिड्यूस करता है वही तो जेड कहलाता है। ठीक है, तो जेड अभी क्या देखा था, जेड हमने पहली डेफिनेशन क्या देखी थी जेड की, एक कुलाम का चार्ज अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 कुलाम का चार्ज पास करें तो उससे जितना वेट डिपॉजिट होगा वही क्या कहलाएगा, ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट जेड। और यहीं से क्या है, एक जेड की दूसरी डेफिनेशन आ गई। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस को रिड्यूस करता है वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास ई। और तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना था, 1 फैराडे, या 1 फैराडे का मतलब इतने कुलाम। तो इतने कुलाम से जो चार्ज डिपॉजिट होगा वो कहलाएगा ई, और एक कुलाम से जो चार्ज डिपॉजिट होगा उसे क्या बोलते हैं, जेड। वो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ई डिवाइडेड बाय दिस। तो ये हो गया 1 कुलाम चार्ज से जो वेट डिपॉजिट होगा, और 1 कुलाम चार्ज से जो वेट डिपॉजिट होता है उसे क्या बोलते हैं, जेड। तो जेड के हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, तो वेट क्या हो गया, अगर हम बात करें तो डिपॉजिट जो वेट है इलेक्ट्रोड पे या कैथोड पे वो कितना होगा, W इज इक्वल टू होगा जेड आई टी। ठीक है, और जेड की जगह क्या लिख सकते हैं हम, जेड की जगह लिख सकते हैं ई अपॉन एफ। एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट, या कह सकते हैं 96500। और इक्विवेलेंट वेट भी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। देखो यही तो अभी निकाला था, जैसे हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना था 2, और उसका इक्विवेलेंट, उसका बैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा था, एक मोल हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, और जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एक मोल से उसे बोलते हैं बैलेंसी फैक्टर। तो जब 2 से डिवाइड करा था हाइड्रोजन के वेट को, तभी तो इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आया था 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए जो डिपॉजिट वेट है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटू I2। और इसी इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, मोलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर का हो या एन फैक्टर का हो, और इनटू क्या है, इसे क्या कह सकता हूँ, एफ, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, और इनटू क्या होगा, आई इंटू टी। बस इसी फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है 1 फैराडे इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट या डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस एट कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये वही बात ऊपर हो गई। तो 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 फैराडे का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज इज द चार्ज। तो 1 फैराडे चार्ज क्या हो गया, तो 1 फैराडे चार्ज की एक नई डेफिनेशन आ गई, 1 फैराडे इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट या डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस एट कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है जी। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन जिस भी सब्सटेंस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, या एक मोल इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस से प्रोड्यूस होंगे या लूज होंगे या गेन होंगे, वही क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास। या उल्टा कह लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना, चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे बोलते हैं। तो 1 फैराडे चार्ज जितने भी अमाउंट को लिबरेट या डिपॉजिट कराता है उसे क्या बोलते हैं, 1 इक्विवेलेंट मास, या कह सकते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो ये मैं आपको यहाँ समझाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको कई बार बता दिया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या तो देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बताया है और चैप्टरों में भी बताया है। तो देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट,
या एक और, या किससे निकलते थे हम, या निकालते थे नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में, लीटर में, या लेते थे नॉर्मलिटी की जगह लिख सकते हैं मोलरिटी इनटू बैलेंसी फैक्टर, बैलेंसी फैक्टर मतलब एन फैक्टर, ठीक है। तो ये एन तो किससे आ सकता है, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किससे आते थे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या आता था नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और ये नॉर्मलिटी की जगह लिख सकते हैं मोलरिटी इनटू बैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम, और ये लिख सकते थे मोल्स इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर या बैलेंसी फैक्टर एक ही बात है। और एक और नया आ गया इस फॉर्मूले से, अभी हमने देखा था Q अपॉन एफ, तो Q अपॉन एफ को भी हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये फॉर्मूले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, मेन तो वही फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एन फैक्टर किसे बोलते हैं, एन फैक्टर को भी मैं कई बार समझा चुका हूं। तो आप ध्यान दीजिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे 1 मोल सब्सटेंस को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करने में, जितने भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, वही क्या कहलाता है, एन फैक्टर। चलिए बात करें सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स इससे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये कह रहा है अगर हमारे पास क्या करें, दो इलेक्ट्रोडों को सेम, अगर दो इलेक्ट्रोडों को सेम टाइम में सेम करंट पास करें, या सेम टाइम में सेम चार्ज क्या करें, पास करें, तो उन पर जो डिपॉजिट वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका डिपॉजिट वेट ज्यादा होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट कम होगा उसका डिपॉजिट वेट क्या होगा, कम होगा। मतलब डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रोड के नेचर पे, ठीक है। तो अगर किसी दो इलेक्ट्रोडों को सेम टाइम में सेम चार्ज क्या करा जाए, पास करा जाए, तो या सेम टाइम में सेम करंट पास करी जाए, तो उससे जो डिपॉजिट वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के। यही क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुनिए, जैसे ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, इफ द सेम चार्ज इज सप्लाई इन डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में सेम चार्ज क्या करा जाए, सप्लाई किया जाए। सेम चार्ज कब सप्लाई किया होगा, जब वो सीरीज में जुड़े होंगे। जब सीरीज में जुड़ेंगे तभी तो सेम करंट जाएगी, और सेम टाइम में सेम करंट जाएगी, तो चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। तो सेम चार्ज फ्लो कब होता है, जब सीरीज, जब कनेक्शन किसमें हो, सीरीज में हो दोनों सॉल्यूशनों का। तो देखिए शुरू से दोबारा से, इफ द सेम चार्ज इज सप्लाई इन द डिफरेंट सॉल्यूशन, देन देयर रेशो ऑफ मासेस ऑफ द produce obtain या masses of product, ratio of masses of product obtained is equal to the ratio of their equivalent mass। तो कह रहा है क्या कि अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन को सेम चार्ज पास किया जाए, तो उन पे जो प्रोडक्ट का जो डिपॉजिट वेट है या प्रोडक्ट का जो ऑब्टेन वेट है, वो उसका जो रेशो है वो इक्वल होगा किसके, रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मास के। तो जो इक्विवेलेंट मास का रेशो होगा वही रेशो किसका होगा, डिपॉजिट मास का होगा। या कह सकते हैं जो डिपॉजिट वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो एक बार मैं इसको फिर पढ़ देता हूं, इफ द सेम चार्ज इज सप्लाइड इन डिफरेंट सॉल्यूशन, देन देयर रेशो ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उनके मासेस का रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। वो जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं, उन इलेक्ट्रोडों का जो इक्विवेलेंट मास है, उस इक्विवेलेंट मास का जो रेशो है, उसी रेशो में क्या आएगा, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसका मास का रेशो होगा। तो देखिए तो क्या कह रहा है, जैसे हम बात करें इक्विवेलेंट, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या कह सकते हैं किससे आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या क्या आएंगे, क्यू अपॉन फैराडे कांस्टेंट। और क्यू क्या कर दें, अगर हम फिक्स कर दें, अगर हम क्यू कर दें कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट कर दें और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि जो वेट डिपॉजिट वेट है, देखिए ये कांस्टेंट हो गया, और जब क्यू फिक्स है तो देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वो इक्वल होंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एक फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन एफ, या क्यू अपॉन एफ की जगह लिख सकते हैं 96500। अगर मैं चार्ज क्या कर दूंगा, सेम चार्ज कांस्टेंट कर दूंगा, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो पूरा रेशो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अब ऐसे समझिए कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक, तो अब इसको क्या करें, अगर इक्विवेलेंट वेट को मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो गया, वेट इक्वल होगा कांस्टेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट, और कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शन साइन। तो जो वेट डिपॉजिट वेट है, डिपॉजिट जो वेट है या लिबरेट जो वेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट के। या मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि W1 अपॉन W2 इक्वल होगा E1 अपॉन E2। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर दो मेटल हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, तो इन पर जो डिपॉजिट वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके इक्विवेलेंट वेट के। जो इनका इक्विवेलेंट वेट का रेशो होगा वही क्या होगा, इन पे डिपॉजिट वेट का रेशो होगा, अगर इन पे चार्ज क्या करा जाए, सेम चार्ज फ्लो किया जाए, सेम चार्ज पास किया जाए। ये देखिए ये प्रॉब्लम
इस चैप्टर में जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये वो टॉपिक भी है जो बच्चों को सबसे कम समझ में आता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए आपको क्यों समझ में नहीं आता मुझे पता नहीं, पर मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको कोशिश की है समझाने की। देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि जिससे आपको क्या है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम अब आ रही है एग्जाम में। ठीक है, तो समझिएगा, बहुत ही आसान सा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल 100% आ जाएगा ये समझ में। देखिए आप केस फर्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, या कह सकते हैं फ्यूज्ड सॉल्ट। सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे हैं, कौन से सॉल्ट का, जो या तो क्या हो मोल्टन स्टेट में हो, पिघली हुई स्टेट में, या फ्यूज स्टेट। मोल्टन स्टेट फ्यूज स्टेट एक ही बात हो गई। ठीक है, मतलब और कोई अनोदर सब्सटेंस नहीं है। इसको सॉफ्ट किया गया, इसको मोल्टन करके या फ्यूज करके, इसमें कोई भी अनोदर सब्सटेंस नहीं मिलाया गया। साफ पानी का सॉल्यूशन बना दिया, एक्वा सॉल्यूशन कर दिया या कुछ कर दिया। सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है, और किसमें, मोल्टन स्टेट में या फ्यूज स्टेट में। फ्यूज स्टेट या मोल्टन स्टेट का मतलब है कि सॉल्ट के अंदर जो आयंस होंगे वो आयनाइज हो गए होंगे, मतलब सेपरेट हो गए होंगे, मतलब मोशन के लिए अवेलेबल है, वो मूव कर सकते हैं। जैसे आप आयनिक सॉलिड देखें, जैसे NaCl। NaCl अगर क्या होगा, अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो उसके अंदर जो कैटायंस हैं और एनायंस हैं, Na+ और Cl- मोशन के लिए फ्री नहीं होते, वो स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। अगर हम क्या कर दें, मोल्टन स्टेट या फ्यूड स्टेट लेने, तो उस केस में Na+ और Cl- क्या है, मोशन के लिए फ्री होते हैं, जिससे कंडक्टिविटी क्या कर लेते हैं, वो कंडक्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा हमने क्या कर लिया, यहां पे हमने क्या लिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं। ये इलेक्ट्रोड जनरली कौन से यूज करते हैं, इनर्ट नेचर के। इनर्ट नेचर मतलब अगर हम बात करें इनर्ट नेचर, यानी कि जो रिएक्शन ना करें, जो अनोदर अपनी कोई रिएक्शन ना दिखाएं। और इनर्ट नेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखेंगे, या तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं, या फिर ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं। ठीक है, प्लेटिनम बहुत महंगा है, इसलिए जनरली आपके घरों में जो बैटरी होगी या बैटरी होंगे, उनमें क्या जो ग्रेफाइट, वो जो इलेक्ट्रोड होते हैं किसके होते हैं, ग्रेफाइट के। तो जनरली इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड हम लेके चल रहे हैं, हम फिलहाल कौन सा केस लेकर देख रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड कैसे हैं, इनर्ट नेचर वाले। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या लिया, पहला केस आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे हैं किसका, मोल्टन सॉल्ट का या फ्यूज सॉल्ट का। और किसके साथ, कौन से इलेक्ट्रोड के साथ। जब तक किसी इलेक्ट्रोड का जिक्र नहीं कर रहा है तो समझ जाइए इलेक्ट्रोड कैसे हैं, इनर्ट नेचर के हैं, मतलब कोई अपनी रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, इनर्ट नेचर के लिए कौन से इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, प्लेटिनम, या फिर क्या करेंगे, ग्रेफाइट। चलिए, अब मैंने क्या करा, हमने क्या, जैसे एग्जाम्पल ले लें, हमने क्या ले लिया, NaCl सॉल्ट। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, और ये हमारे पास क्या कर लिया, एक कंटेनर, इस पे एक एडिशनल बैटरी लगा दी। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिससे जुड़ जाएगा वो प्लस हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, एनोड। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिससे जुड़ जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, और उसे बोलेंगे कैथोड। इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इस पे क्या होगा, रिडक्शन। बस इसमें पोलैरिटी उल्टी हो गई, एनोड हो गया प्लस और कैथोड हो गया माइनस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है। अब क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, NaCl, मोल्टन NaCl भर दिया, या फ्यूज्ड NaCl भर दिया, मतलब इसके कैटायन एनायन सेपरेट है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड हो गया पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोड हो गया नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयंस है, या जो कैटायंस है, कैटायंस तो कहाँ भाग जाएगा, कैथोड की तरफ, नेगेटिवली चार्ज की तरफ। और जो एनायन है मतलब माइनस, वो कहाँ भाग जाएगा, एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। तो ये इस पे जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और ये इस पे जाके क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होगा और यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए अगर मैं बात करूँ एनोड की, तो एनोड इसमें क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल पर कौन भाग गया होगा, नेगेटिव आयंस। और नेगेटिव NaCl में नेगेटिव कौन है, Cl-। तो Cl- का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Cl की कितनी है, -1। -1 से Cl2 बन जाएगा तो क्या हो जाएगी, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे कौन जाएगा, Cl-। एनोड पे जो एनायन है, एनायन जो है वो एनोड पर भाग जाएंगे। एनोड क्या कर लेगा, उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करके इस एनायन को क्या कर देगा, डिस्चार्ज। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस आ रहे हैं उनको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज मतलब न्यूट्रल करना है। ठीक है, तो उनको क्या करना है, न्यूट्रल। तो बस Cl- को न्यूट्रल कर दिया। तो Cl- को न्यूट्रल करेंगे तो क्या बन जाएगा, Cl2, और ये माइनस से किस में जा रहा है, 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन। और इस पे क्या निकल जाएगी, तो एनोड पे क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस। तो एनोड्स पे जो प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, क्लोरीन गैस होगी। चलिए,
कैथोड पे कौन भाग गया होगा, कैथोड क्या होता है यहाँ नेगेटिवली चार्ज इस केस में, तो कैथोड पे कौन भाग गया होगा, कैटायंस। और कैटायंस हमें कौन है हमारे पास, Na+। Na+ इसको न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल मतलब प्लस चार्ज को हटा के जीरो करना है, तो प्लस चार्ज जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, मतलब माइनस जोड़ेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या हो गया, रिडक्शन, और इस पे क्या हो जाएगा, Na। तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, एंड सोडियम सॉलिड क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होता चला जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये एनोड की रिएक्शन हो गई, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। फाइनल रिएक्शन अगर हम देखें तो NaCl सॉलिड क्या होगा, जैसे हीट करा होगा तो ये क्या हो गया होगा, Na+ और Cl- में फ्यूज हो गया होगा, और जैसे ये फ्यूज होगा तो ये कहाँ भाग जाएगा, ये भाग जाएगा किस पे, कैथोड पे, और ये कहाँ भाग जाएगा, एनोड पे। इसकी क्या बन जाए, इसका जब इसको न्यूट्रल करेंगे तो इससे क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस, और जब इसको न्यूट्रल करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, सोडियम सॉलिड। क्लियर, बहुत सिंपल सा हुआ इसमें। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे NaCl सॉलिड। NaCl की हमने मोल्टन स्टेट ले ली, बस NaCl की मोल्टन स्टेट है, फ्यूज स्टेट है, और कुछ नहीं पड़ा, और कोई सॉल्यूशन हमने इसका नहीं बनाया। तो सिर्फ मेरे पास दो ही आयंस हैं, एक एक क्या होगा, Ag+ और एक Cl-। माइनस वाला तो कहाँ भाग गया होगा, माइनस वाला भाग गया होगा, तो ये डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होकर क्या बनाएगा, Ag+ और Cl-। अब ये नेगेटिव वाला तो कहाँ भाग गया होगा, एनोड पर, और पॉजिटिव वाला किस पे भाग गया होगा, कैथोड पर, और कैथोड पे इसका रिडक्शन हो जाएगा, Ag+ से क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड। ठीक है, Ag+ से क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड, किस पे, कैथोड पर, और Cl- भागा होगा एनोड पे। ये इसका भी क्या होना है, डिस्चार्ज होना है। डिस्चार्ज मतलब प्लस वाले को भी न्यूट्रल करना है और माइनस वाले को भी क्या करना है, न्यूट्रल। तो ये क्या होगा, Cl- नेगेटिव कहाँ भाग जाएगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड क्या होगा इसमें प्लस, तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, Cl- क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ये Cl- डिस्चार्ज हो जाएगा एनोड पे आके। और कैसे डिस्चार्ज होएगा, डिस्चार्ज का मतलब माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो न्यूट्रल होगा, तो क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस। अगर कैथोड पे देखें तो कैथोड पे कौन आ जाएंगे, कैटायंस। कैटायंस कौन है इसमें, Ag+। ये क्या होगा, रिड्यूस मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज मतलब इसका चार्ज न्यूट्रल होगा, तो चार्ज न्यूट्रल कब हो जाएगा, जब क्या होगा, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और एनोड कैथोड पर होता भी है रिडक्शन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो। तो इसका बस क्या, इस तो हमें क्या मिलेगा, कैथोड पे तो होगा सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, और एनोड पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। तो एनोड से क्लोरीन गैस निकलेगी, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। सेकेंड केस, यही बस इंपॉर्टेंट है, इसी को दो देखना है ध्यान से। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट मतलब ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जब इसको ये ढंग से समझ में आ जाएगा तो फिर आपको पहचान हो जाएगी कि इसकी। तो अभी हमने क्या देखा, NaCl मतलब कोई भी सॉल्ट का, कोई भी सॉल्ट हो उसकी मोल्टन स्टेट या फ्यूड स्टेट का हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखा। तो उसमें तो कोई बस जो सॉल्ट के अंदर कैटायन एनायंस है बस उन्हीं का रिडक्शन, उन्हीं का ऑक्सीडेशन होगा, और कोई तीसरा तीसरा आयंस आएगा नहीं। यहां पे देखिए अब केस सेकंड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या, उसको इलेक्ट्रोलाइट को किस में डाला गया है, पानी में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी और आ गया, और पानी और आ गया तो पानी से क्या मिलेंगे, एच आयन और ओ एच आयन, तो दो आयंस और एक्स्ट्रा आ गए। इसके खुद के कैटायन आयन तो होंगे इस इलेक्ट्रोलाइट के, मगर साथ में क्या होगा, साथ में एच आयन भी आ जाएगा और ओ एच आयन भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे ही समझो, मैंने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, तो इससे NaCl से क्या मिलेगा, Na+ और Cl-। और इसको NaCl को किसमें डाला है, पानी में, एक्वा सॉल्यूशन बनाया NaCl का, तो पानी से क्या मिलेगा, वाटर। वाटर से मतलब पानी, वाटर मतलब वाटर से क्या मिल जाएगा, H+ आयंस और OH आयंस। तो हमें क्या मिलेंगे, चार चीजें हो जाएंगी इस जो इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन के अंदर, चार चीजें हो जाएंगी। कैटाइन भी दो हो जाएंगे, एक H+ और एक Na+, और एनायन भी दो हो जाएंगे, एक Cl- और एक क्या हो जाएगा, OH-। अब इन चारों में दौड़ होगी, जो नेगेटिव है वो कहाँ भागेंगे, एनोड पे। और नेगेटिव कौन कौन है, एक तो Cl- है और एक क्या है, OH-। अब OH- जल्दी भागेगा कि Cl-। तो बात जल्दी भागने की नहीं है, बात यह है इनको क्या होना है, डिस्चार्ज होना है, एनोड पे जाके क्या होंगे, डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज करने के लिए एक पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, जो आयंस कम पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा, जिस आयंस को रिड्यूस करने के लिए कह सकते हैं, जिस आयंस को डिस्चार्ज करने के लिए, कम पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो जल्दी क्या होगा, वो पहले क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और जो पहले डिस्चार्ज होगा वही मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, वही किस पे भाग जाएगा, वही जाके एनोड को घेर लेगा। अब इसमें Cl- को कम पोटेंशियल चाहिए डिस्चार्ज करने के लिए या OH- को, वो अभी पता चलेगी। ऐसे ही कैटायंस, इसमें दो हो जाएंगे, एक तो H+ जो वाटर से आया होगा, और एक Na+ जो NaCl से आया होगा। तो कैटायंस कहाँ भागेंगे, कैथोड की तरफ। अब कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा, H+ जल्दी डिस्चार्ज होगा कि Cl-। तो वो अब सीरीज उसका फंडा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसे
तो ये सारी चीजें हैं किसमें, अभी फिर एक बार रिवाइज करा दूं, ये ऊपर वाला केस भी और ये वाला केस भी किस में है, जब इलेक्ट्रोड कैसे ले रहे हैं, इनर्ट नेचर के, मतलब प्लेटिनम ले रहे हैं या ग्रेफाइट ले रहे हैं। मतलब एनोड जो इलेक्ट्रोड है, एनोड कैथोड के जो इलेक्ट्रोड है वो इसमें कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है रिएक्शन में। चलिए तो देखिए एट एनोड, तो एनोड पे क्या होगा इस वाले केस में, एट एनोड आयंस विच कम फर्स्ट इन द डिस्चार्ज पोटेंशियल, फर्स्ट इन द डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज विल डिस्चार्ज एट द एनोड। ये कह रहा है जैसे हमारे पास दो एनायन होंगे, उन दो एनायन में से जोन सा एनायन इस डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में पहले आएगा वो एनोड पे जाके क्या होगा, डिस्चार्ज। तो कह रहा है ये कह रहा है इन विच, एनोड पे कौन जाएगा, एट एनोड आयंस विच कम फर्स्ट इन द डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज, डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में जो पहले आएगा वही क्या होगा, एनोड पे जाके क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब वो कौन सा आएगा, तो वो ये रही भैया डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज, इतने से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बता सकता हूं मगर वो आपको कंफ्यूज कर देगी। आप तो बस सीधी इसको इतनी चीज को ध्यान में रख लो, ध्यान में क्या अपने आप ध्यान हो जाएगी। देखिए तो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज है, इसमें इस सीरीज में जो भी पहले आ गया वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब वाटर, इस एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने NaCl का, तो NaCl में अब ये Cl माइनस पहले आ रहा है कि वाटर, तो Cl माइनस पहले आ रहा है, तो एनोड पे कौन भागेगा, Cl माइनस, ना कि H प्लस। आगे बात समझ में नहीं, तो वाटर मतलब वाटर से मिलेगा H आयन और OH आयन, तो इसमें OH Cl माइनस पहले भागे कि OH माइनस पहले भागेगा, तो Cl माइनस पहले भाग जाएगा। तो किसका डिस्चार्ज होगा एनोड पे, Cl माइनस का, ना कि OH माइनस का। ठीक, चलिए तो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज है। सबसे पहले क्या आ गई, ये हेलोजन आ गई। हेलोजन भी कौन सी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, मगर फ्लोरीन सबसे लास्ट में आ गई। आगे बात समझ में, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये। ठीक है, तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन ये पहले आई और फ्लोरीन क्या आया बाद में। फिर ये एसीटेट है, एसीटेट आयन, फिर वाटर, तो वाटर से पहले कौन आ गए, ये हेलोजन आ गई 3, और फ्लोरीन तो सबसे लास्ट में, और साथ में एक एसीटेट। वाटर के बाद ये 2 आ गए, नाइट्रेट और सल्फेट, और लास्ट में फिर ये फ्लोराइड। ये बस आपको ध्यान रखना है, ये इसमें बस ये ध्यान रखना है कौन वाटर से ऊपर है और कौन वाटर से नीचे है। आगे बात समझ में नहीं, वाटर से ऊपर कौन है और वाटर से नीचे कौन है। अब अगर इनमें से देख चुनना हो, अब मैं एनोड पे देखना है कि एनोड पे कौन जाएगा, तो एनोड पे तो वो जाएगा जो ऊपर है, और कैथोड पे वो जाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे कौन होगा वो भी अभी याद दिला दूंगा मैं आपको, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो ये सीरीज ध्यान रखिएगा, याद करने का वैसे एक तरीका है इसका, मगर इसी तरीके से आप बस अपने आप में माइंड में सेट कर लो इसे कि क्या होगा, I माइनस, फिर उससे कम Br, फिर Cl माइनस, उसके बाद एसीटेट। ये चारों तो क्या होंगे, पहले आएंगे वाटर से, और उसके बाद नाइट्रेट और सल्फेट, और लास्ट में फ्लोराइड। ये याद रख सकते हैं। इस बार देखो I से मिल गया इस, ठीक है, इस बार, बार मतलब Br, तो इस बार का मतलब Cl, तो इस बार का रिकमेंडेड मतलब हो गया अनिकेत एसीटेट। देखो R मतलब री मतलब R, और CO आ गया इसमें रिकमेंडेड, तो इस बार का रिकमेंडेड वाटर नॉट सेफ, नाइट्रेट मतलब नॉट, तो नॉट मतलब नाइट्रेट, और सेफ मतलब सल्फेट। ठीक है, तो इस बार का रिकमेंडेड वाटर नॉट सेफ, इस बार का हमने जो वाटर रिकमेंडेड किया है वो सेफ नहीं है। ठीक है, इस टाइप की तरीके से इसे याद रख सकते हैं। चलिए दूसरी बात करें तो एनोड की बात हो गई। एनोड पे वो पहले डिस्चार्ज होगा जो इस डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में पहले आता है। चलिए अब कैथोड पे कौन भागेगा जी, क्योंकि कैथोड पे भी तो होंगे, एक तो वाटर से आएगा H आयन, और एक किससे आएगा, NaCl से आएगा Na+। At cathode, if metal ions present above water in electrochemical series, जो आयंस हमारे पास अवेलेबल है, मेटल आयंस मतलब कैटायंस जो यहाँ से निकला होगा, जैसे Na+, अगर मैं NaCl दूं तो Na+ मेटल आयंस। इफ मेटल आयंस प्रेजेंट अबव वाटर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन वाटर इज रिड्यूस एंड गिव H2 गैस। ये कह रहा है जो हमारे पास मेटल आयंस यानी कि जो कैटायंस है, अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाला है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाला है तो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, फिर वाटर प्रोडक्ट देगा किस पे, कैथोड पे। फिर वो ऊपर वाला प्रोडक्ट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन के चांसेस
कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन के चांसेस उसके होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है। और ये कह रहा है कि अगर जो मेटल कैटायन आया है, अगर वो मेटल कैटायन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर का है तो उसका मतलब उसका रिडक्शन नहीं होगा, उसका रिडक्शन नहीं होगा, किसका होगा, वाटर का रिडक्शन होगा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है उसी का रिडक्शन हो जाएगा। अगर वो जो मेटल आयंस है अगर वो वाटर से नीचे का है, वाटर से नीचे का है तो उसी का रिडक्शन होगा, फिर वाटर का नहीं होगा। आगे बात समझ में नहीं? तो इलेक्ट्रोकेमिक जो कैटायन है, अगर वो कैटायन वाटर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर वाला है, वाटर से ऊपर वाला है तो क्या होगा, वाटर का होगा, और वाटर से नीचे वाला है तो नीचे वाले का। मतलब कहने का मतलब है दोनों में से, इस कैटायन में से और वाटर में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, वही क्या जाएगा कैथोड पे, वो कैथोड पे जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो इफ मेटल आयंस प्रेजेंट एबव वाटर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन वाटर इज रिड्यूस एंड गिव हाइड्रोजन गैस। और वाटर क्या करेगा, रिड्यूस करके क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वाटर से कैटायन कौन सा मिलेगा, H प्लस, और H प्लस का जब रिडक्शन करेंगे तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बट इफ द मेटल आयंस इज प्रेजेंट बिलो द वाटर, अगर जो मेटल आयंस है वो वाटर से नीचे है, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन मेटल आयंस गेट डिस्चार्ज, तब उस केस में मेटल आयंस डिस्चार्ज होगा, वाटर डिस्चार्ज नहीं होगा। तो देन मेटल आयंस गेट डिस्चार्ज, या कह सकते हैं रिड्यूस एट कैथोड, तब कैथोड पे क्या होगा, मेटल आयंस। तो जो कैटायंस है और जो वाटर है, अगर वो कैटायंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर है तो वाटर डिस्चार्ज होगा किस पे, कैथोड पे, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। और अगर वो कैटायंस वाटर से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो फिर क्या होगा, वो मेटल आयंस ही क्या होगा, उस कैथोड पे डिस्चार्ज होगा और अपने रेस्पेक्टिव मेटल दे देगा। एग्जाम्पल से समझो, ये कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अगर मैं एक्वस ना लेता तो फिर तो कोई झंझट था ही नहीं, फिर तो सीधा सीधा बस दो ही कैटायन, एक कैटायन था एक एनायन था, Na प्लस और Cl माइनस, और कोई दिक्कत नहीं है। जब एक ही कैटायन है एक एनायन है तो बस इसके अलावा कोई होगा नहीं। जो एनायन है वो कहाँ भाग जाएगा, एनोड पर, और जो कैटायन है वो कहाँ भाग जाएगा, कैथोड पर। तो ये Cl माइनस एनोड पर भाग के क्या दे देगा, Cl2 गैस, और Na प्लस कैथोड पर भाग के क्या दे देगा, सोडियम मेटल। ठीक है, मगर एक्वस डाल दिया तो एक्वस डाल दिया मतलब पानी भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया तो अब इसमें क्या है, H आयन भी है, OH आयन भी है, Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। दो कैटायन है दो एनायन है, तो अब देखिए रेस में कौन भागेगा। अब मैं बात करूं Cl माइनस की, देख लो तो माइनस तो है Cl माइनस और एक है वाटर, तो Cl माइनस ऊपर है कि वाटर ऊपर है, देख लो किसमें, इस डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में। एनायन के लिए तो क्या चेक करनी है, डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज। तो अगर Cl माइनस, तो Cl माइनस वाटर से क्या होगा, ऊपर होगा, और ऊपर होगा तो जो पहले आएगा इस डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में, जो भी एनायन पहले आएगा उसी का क्या होगा, पहले वही क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इस केस में वाटर से पहले डिस्चार्ज कौन होगा, Cl माइनस, तो बस इसी का प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या बन जाएगा, Cl2 गैस। तो देखिए जी, तो एक्वस NaCl में एक तो वाटर है और एक Cl माइनस है, तो माइनस वाला किस पे जाएगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड क्या होता है इस केस में प्लस होगा, तो नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, एनोड पे। अब एनोड पे दो चीजें हो गई, Cl माइनस और वाटर कह लो, या वाटर से क्या मिल रहा होगा, OH माइनस। ठीक है, तो अब ये देखिए इस जो डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज है उसमें Cl माइनस पहले आता है कि वाटर पहले आता है, तो Cl माइनस पहले आता है, जो पहले आएगा वही क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो Cl माइनस क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज होकर क्या बना देगी, Cl2, और साथ में क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया होगा एनोड पर। ठीक है, और वाटर का क्या होगा, वाटर इस केस में नहीं होगा। अगर ये ना हो कि वाटर होता तो वाटर प्रोडक्ट क्या बनाता, देखिए वाटर से क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस, एनोड है तो एनोड पे किसका काम होना है, OH माइनस का। तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस ऑक्सीडाइज होकर क्या कर देगा, OH माइनस ऑक्सीडाइज होकर O2 बना देगा, और बाकी क्या होंगे, 4, देखिए 2H2O, तो O तो क्या बना देगा, O माइनस तो बना देगा O2, और ये 4H, देखिए 4H है तो 4H प्लस, और क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ओवरऑल इधर क्या है, न्यूट्रल, उधर ओवरऑल कितना आ गया, +4, तो वहां भी क्या होगा, +4 इलेक्ट्रॉन। तो एनायन वाले का तो क्या बन जाएगा, O2 गैस, क्योंकि एनोड पे कौन एक्ट होता है, एनायन, और वाटर से एनायन कौन मिलेगा, OH माइनस, तो उसका तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस, और वो क्या होगा, और साथ में क्या करेगा, H प्लस, और क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन। और अगर H प्लस निकलेंगे तो इसका मतलब एसिडिक जो मीडियम हो जाएगा, वो मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, H प्लस, और H प्लस का मतलब है कि मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक, या कह सकते हैं इस सॉल्यूशन का pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मगर इस केस में नहीं होने वाला, क्योंकि इस केस में इससे जल्दी डिस्चार्ज कौन हो रहा है, Cl माइनस, क्योंकि इससे अच्छा
एनायन कौन होगा, इससे अच्छा कौन होगा, Cl माइनस। जो डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज है उसमें Cl माइनस पहले आता है वाटर से, तो इसलिए Cl माइनस का क्या होगा, Cl माइनस डिस्चार्ज होगा, ना कि वाटर, तो वाटर वाला डिस्चार्ज नहीं होगा इस केस में। दूसरा, अब इसके साथ क्या था, Na प्लस। अब Na प्लस और एक क्या है, वाटर। अब देखिए Na प्लस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर है कि नीचे, बिल्कुल ऊपर है जी। कौन से नंबर पे, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है Li और K, ये सबसे ऊपर आते थे। उसके बाद सेकंड ग्रुप के कुछ एलिमेंट आते हैं और उसके बाद Na आ जाता है, मगर Na क्या होगा, वाटर से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कैटायन अगर वाटर से ऊपर होगा, ये दोनों हो गए, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन देखूं तो Na प्लस की ऊपर होगी और वाटर की नीचे होगी, और जिसकी पोजीशन नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैथोड पे, वही क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, वाटर, ना कि Na प्लस। तो इसमें Na प्लस को अगर मैं डिस्चार्ज करके सॉलिड बनाऊं तो ये तो होगा नहीं, कौन होगा, इसमें वाटर होगा। और वाटर का कौन सा पार्ट होगा, कैटायन या एनायन, कैटायन वाला पार्ट, क्योंकि कैथोड है। अगर एनोड है तो नेगेटिव वाला O माइनस, तब क्या निकलती थी, O2 गैस। और अगर कैथोड है तो कैथोड पे कौन सा पार्ट भागता है, कैटायन वाला। और कैटायन वाला वाटर का कैटायन वाला पार्ट कौन है, H प्लस। तो H प्लस का क्या हो जाएगा, H प्लस का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो H प्लस से क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इससे वाटर से क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और बाकी देखिए, वाटर से मिलेंगे H प्लस और OH माइनस। OH माइनस तो वैसे का वैसे रह जाएगा बेचारा, और H प्लस क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या होगा, ओवरऑल -2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और वैसे भी जब रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे। तो देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये तो इंपॉर्टेंट बात थी कि कौन हाइड्रोजन से ऊपर है, कौन हाइड्रोजन से नीचे है, मगर उससे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर से ऊपर कौन है। क्योंकि देखिए, इस इलेक्ट्रोलिसिस में जरूरत पड़ रही है। जो कैथोड पे कौन जाकर रिड्यूस हो रहा है, जो सबसे नीचे है। और वाटर क्या है, मेजोरिटी। जब एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो वाटर मेजोरिटी, कि वाटर कैथोड पे डिस्चार्ज होगा, कि अगर वाटर से ऊपर वाले मेटल हैं तो वाटर डिस्चार्ज होगा, वाटर से नीचे वाले के हैं तो फिर ये डिस्चार्ज होंगे। तो देखिए, इसमें क्या आ गया था, मैंने आपको बताया था कि लेके बारात सरदार का नाम, लेके बारात सरदार का नाम, मांगे अली मंसूर वाटर। तो यहाँ पे जो सोडियम था, देखिए सोडियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर आ रहा था। जो ऊपर जाएगा कैथोड पे, उसका रिडक्शन होगा जो नीचे होगा। तो Na से नीचे कौन था, वाटर, इसलिए वाटर का क्या हो गया था, रिडक्शन। और देख लीजिएगा एक एग्जांपल, लेड ब्रोमाइड PbBr2। लेड ब्रोमाइड की जगह क्या लिखे हैं, एक्वस लेड ब्रोमाइड, ठीक है। अगर एक्वस ना होता तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, Br माइनस था और Pb प्लस था। प्लस वाला माइनस वाला Br माइनस कहाँ भाग जाएगा, ये तो भाग जाएगा एनोड पर, क्या मिल जाएगी, Br2 गैस। और Pb प्लस कहाँ भाग जाएगा, कैथोड पर, क्या मिल जाएगा, लेड मेटल मिल जाएगा। आगे बात समझ में नहीं। मगर अब क्या है, एक्वस है तो साथ में पानी भी है, पानी मतलब H आयन भी है और OH आयन भी है। तो देखिए, तो ये हो गया जी। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं तो एनोड की बात करूं तो एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएंगे। एनोड खुद क्या होगा, प्लस, तो इसमें माइनस वाले जाएंगे, तो माइनस वाले तो कहां भाग जाएंगे, एनोड पे। तो माइनस कौन होगा, एक तो Br माइनस और एक वाटर का कौन होगा, OH माइनस। अब Br माइनस डिस्चार्ज स्टेज में ऊपर है कि वाटर ऊपर है, तो Br माइनस पहले है, सबसे पहले I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस। तो ये ऊपर होगी। तो जो ऊपर है, जो पहले आएगी डिस्चार्ज ट्यूब में, वही उसका ही क्या होगा, रिडक्शन, उसका ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड पर। तो यहां से तो क्या हो जाएगा, Br माइनस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और Br माइनस ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, ये देखिए Br माइनस, ये गलत लिख दिया, Br माइनस इलेक्ट्रॉन इधर होंगे बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये देखिए, तो Br माइनस ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, Br2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। इस केस में हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन होता, और इस केस में हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब वाटर डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब OH आयन डिस्चार्ज नहीं होगा। कौन डिस्चार्ज होगा, Br माइनस, क्योंकि Br माइनस डिस्चार्ज ट्यूब सीरीज में पहले है, किससे, वाटर से या OH माइनस से। क्लियर होगी बात। तो एनोड पे तो कौन निकल जाएगा जी, Br2 गैस निकलेगी। बात कर लें कैथोड की, तो कैथोड पे कौन आएंगे, कैटायंस। कैटायन कौन है, एक तो Pb+2 आएगा इससे, और एक कौन आएगा, वाटर से आएगा H आयन। अब देखिए, इनमें Pb पहले है कि H आयन पहले है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से नीचे आता है Pb, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Pb क्या होगा, वाटर से नीचे होगा। जो नीचे होगा वही क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इसमें कौन डिस्चार्ज होगा, Pb+2 डिस्चार्ज होगा, ना कि H आयन। क्यों, क्योंकि वाटर क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Pb वाटर से नीचे है, और जो नीचे होगा उसी का क्या होगा, उसी का रिडक्शन होगा, किस पे, कैथोड पे।
तो कौन हो जाएगा, पीबी। तो पीबी प्लस 2 क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होकर क्या बना देगा, पीबी सॉलिड। तो कैथोड पे क्या मिलेगा, पीबी सॉलिड, और एनोड पे क्या मिल गई होगी, ब्रोमीन गैस। और इस केस में ये वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। आगे बात समझ में। चलिए दूसरा, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लिए, यहां हम बात करें, ये सब क्या लिए हैं, एक्वस वाला केस है, वही बार बार नहीं लिख रहा मैं, एक्वस के लिए है ये, क्योंकि उसी का एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं सेकेंड टाइम। जैसे Na2SO4, NaNO3, AgNO3, ये सब एक्वस सॉल्यूशन है इनके, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन के केस में ये बताना कि एनोड पे क्या निकलेगा और कैथोड पे क्या निकलेगा। बात कर लें एनोड पे, एनोड पे कौन आएंगे जी, एनायन। तो इसमें एनायन कौन होगा, SO4-2, इसमें कौन होगा, NO3-1, इसमें कौन होगा, NO3-1, इसमें कौन होगा, SO4-2, इसमें होगा SO4-2। ये तो बात आ गई। और दूसरा एनायन किससे मिलेगा, वाटर से, जो क्या मिलेगा, OH आयन। ठीक, अब देखिए इन आयन में से कौन सा जाकर डिस्चार्ज होगा एनोड पे, तो वो पहले डिस्चार्ज होगा जो डिस्चार्ज सीरीज में पहले आएगा। अब ये देखिए, तो वाटर पहले आएगा कि SO4-2, तो याद दिला दूं, सबसे पहले था I-, फिर था Br-, फिर Cl-, फिर था एसीटेट, उसके बाद था वाटर। वाटर के बाद आया था नाइट्रेट, उसके बाद सल्फेट, और फिर बाद F। तो इसका मतलब वाटर पहले होंगे किससे, सल्फेट से, और वाटर पहले होंगे तो वाटर डिस्चार्ज होगा। और वाटर का भी कौन सा पार्ट डिस्चार्ज होगा एनोड पे, एनोड पे डिस्चार्ज होगा नेगेटिव वाला पार्ट। नेगेटिव वाला पार्ट मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट, मतलब OH- वाला। तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस। तो इस पे एनोड पे क्या निकलेगी, इस केस में एनोड पे क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। आ गई बात समझ में। देखिए इस केस में एनायन कहाँ होगा, जो एनायन पार्ट है वही जाएगा एनोड पर। एनोड पर एनायन पार्ट जाएगा, क्यों, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। अब एनायन पार्ट एक तो होगा NO3- और एक एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर होगा। अब इन दोनों में देखिए कौन ज्यादा डिस्चार्ज स्टेज में पहले कौन आएगा, वाटर पहले आएगा, किससे, नाइट्रेट आयन से। और वाटर पहले आएगा तो वाटर का एनायन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। वाटर का एनायन वाला पार्ट कौन है, OH-, और OH- मतलब O, और O है तो क्या देगा, ऑक्सीजन गैस। रिड्यूस होकर क्या दे देगा, O- रिड्यूस होकर क्या बना देगा, मतलब ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, O2, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो O- ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, O2 गैस। तो इसमें भी क्या निकलेगी, इस केस में भी एनोड पे क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। यहाँ देखिए सेम कहानी है, इसमें भी, इसमें नाइट्रेट है तो कौन निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। इसमें भी क्या है, सल्फेट, तो वाटर क्या होगा, वाटर पहले आ जाएगा डिस्चार्ज ट्यूब से सल्फेट से, तो क्या निकल जाएगी, इसमें भी कौन डिस्चार्ज होगा, वाटर का एनायन। और वाटर का एनायन डिस्चार्ज होगा तो क्या निकल जाएगी, वाटर का एनायन कौन है, OH- और O-, और O- का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, O2 गैस निकल जाएगी। सेम कहानी इसमें भी क्या निकल जाएगी, O2 गैस। क्लियर होगी बात। चलिए अब ये बात करें यहाँ पे, ये क्या है जी, CH3CONA। अगर हम बात करें तो इसमें एसिड, इसमें कैटायन कौन होगा, Na+, और एनायन कौन होगा, एसीटेट आयन। और एसीटेट आयन का एक्वा सॉल्यूशन है ये। ठीक, अब एक्वा सॉल्यूशन है तो एसीटेट आयन ज्यादा होगा या वाटर ज्यादा होगा। तो देखिए एनायन पे, एनायन की बात कर, एनोड की बात करें तो एनोड पे तो कौन जाएगा, इसका एनायन पार्ट। एनायन पार्ट कौन है, एसीटेट आयन। और एसीटेट आयन जो डिस्चार्ज सीरीज में पहले आता है किससे, वाटर से, क्योंकि पहले I-, फिर Br-, फिर Cl-, और उसके बाद एसीटेट आयन। ठीक है, तो एसीटेट आयन ज़्यादा पहले आएगा, और ये इसकी पोजीशन पहले है तो ये पहले डिस्चार्ज होगा, और ये डिस्चार्ज होगा तो ये डिस्चार्ज होकर क्या बनाएगा, देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस तो हो गई। कौन सी, कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी एल्केन में कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस, तो कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये CO2 निकल कर भाग जाता है। तो ये CO2 भाग जाएगा और ये भाई क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ बनेंगे फ्रेडिकल, फ्रेडिकल बनेंगे तो ये भाग जाएगी CO2, और ये कार्बन फ्रेडिकल बनेगा, और कार्बन फ्रेडिकल मिलकर क्या बना लेते हैं, मीथेन। तो ये क्या हो गया, ये CH3 फ्रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, एथेन। इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एथेन बन जाएगी, और ये क्या निकल जाएगी, CO2 गैस। तो हमें हमारे पास जो एनोड पे कौन कौन मिलेगा, एक तो एथेन गैस निकलेगी और एक क्या निकलेगी, CO2 गैस। क्लियर होगी बात। तो एसीटेट आयन जब डिस्चार्ज होगा तो उससे क्या रिलीज होंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो एथेन बन जाएगी, ये RR पार्ट आपस में जुड़ जाएगा, हायर एल्केन बन जाती है, तो एक तो एथेन बन जाएगा और एक क्या निकल जाएगी, CO2 गैस। क्लियर होगी बात। अगर हम बात करें इसके कैथोड की, तो कैथोड पे कौन होगा, कैटायन। और कैटायन एक तो होगा Na+ और एक वाटर का कौन होगा, H+। अब ये देखिए वाटर पहले इलेक्ट्रो, अब क्या देखना है यहाँ, कैथोड के केस में क्या देखना होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें क्या देखनी होती है, जो मैंने आपको डिस्चार्ज सीरीज लिखवाई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो कैटायन Na+ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर है, और जो ऊपर है तो रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, डाउन वाले का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होगा, तो
कैथोड पे डिस्चार्ज कौन सा पार्ट होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन है, और डाउन कौन है, वाटर। तो वाटर का डिस्चार्ज होगा, वाटर का डिस्चार्ज भी कौन सा होगा, कैटायन पार्ट का या एनायन का, क्योंकि कैथोड है तो कैटायन पार्ट कौन होता है, H+। तो H+ का जब रिडक्शन करूंगा तो क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस केस में क्या होगा, इसके कैथोड पर तो निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या निकलेगी, इथेन और CO2 गैस। यहां देख लो अब इनके बाकी, ये हमने एनायन पार्ट तो कैनोड तो देख लिया था, इनका अब देखिए कैटायन। तो इन कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन। इसमें कैटायन कौन है, एक तो Na+ और एक वाटर का होगा H+। अब Na+ और वाटर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कौन डिस्चार्ज होगा, वाटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम ऊपर होता है। यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम वाटर से ऊपर है, और जो ऊपर होगा उसका डिस्चार्ज, उसका रिडक्शन नहीं होगा, किसका रिडक्शन होगा, जो डाउन में है। चलिए, तो वाटर का रिडक्शन होगा, वाटर का भी रिडक्शन किसका, कैथोड मतलब कैटायन पार्ट का, और कैटायन पार्ट कौन है इसमें, H+। तो H+ का रिडक्शन कर दोगे क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सोडियम है, तो इसमें भी कौन होगा, वाटर। वाटर का क्या होगा रिडक्शन, तो क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्यों निकल रही है, ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं, क्योंकि नेगेटिव पार्ट किस पे होता है, एनोड पे, और पॉजिटिव पार्ट किस पे जाता है, कैथोड पे। तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट कौन है, H+, और H+ का जब रिडक्शन करूंगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहां देखिए, अब बात करें Ag और वाटर। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो ये तो क्या है, ये मैंने आपको बताया था कॉइन मेटल होते हैं, या कह सकते हैं ये महंगे वाले मेटल हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और ये तो क्या होते हैं, वाटर से छोड़ो हाइड्रोजन से भी नीचे होते हैं। तो ये तो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से बहुत ज्यादा नीचे होता है कौन, सिल्वर। तो सिल्वर क्या होगा, सिल्वर क्या होगा, सिल्वर पहले डिस्चार्ज होगा इस केस में। तो सिल्वर पहले डिस्चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। तो जो नीचे होगा वही डिस्चार्ज हो जाएगा किस पे, कैथोड पे। तो पहले कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, सिल्वर। तो सिल्वर Ag+ रिड्यूस होकर क्या बना देगा, Ag मेटल, क्योंकि यहां से हमें क्या मिलेगा, Ag+। और Ag+ का रिडक्शन करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिल्वर सॉलिड मिल जाएगा। यहां देखिए कॉपर। तो कॉपर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे होता है, और ये तो वाटर की बात कर रहा है, तो वाटर से तो ये बहुत नीचे है, और वाटर जो नीचे होगा उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसमें एक्टिव कौन होगा, इसमें जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा, कॉपर। तो Cu+2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cu सॉलिड में, मेटल में। इस केस में क्या होगा, H+ कौन है, इसमें जो कैटायन है वाटर से भी H+ मिलेगा, और H2SO4 से भी क्या मिलेगा, H+। तो H+ मिलेगा तो बस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्या है, जब भी कोई डाइल्यूट एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4, कोई भी अगर क्या हो जाए, डाइल्यूट सब्सटेंस हो जाए, कोई भी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स हो, और डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएं, तो ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स हो, कोई भी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उस केस में क्या होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन निकलती है, और कैथोड पे हमेशा क्या निकलती है, हाइड्रोजन। ध्यान रखना बस। अगर क्या हो जाए, कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, तो डाइल्यूट के केस में हमेशा एनोड पे क्या, कैथोड पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हमेशा क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। ये बात ध्यान रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट। अभी कह रहा है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl। देखिए, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl है, मगर साथ में क्या है, डाइल्यूट है। क्लियर होगी बात, साथ में क्या है, डाइल्यूट। तो इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मींस इनर्ट इलेक्ट्रोड, उसी की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी इलेक्ट्रोड लिए सब कैसे लिए हैं, सब इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए, मतलब प्लेटिनम या ग्रेफाइट। तो कह रहा है द एनोड प्रोडक्ट इज O2। तो एनोड जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, O2, और जो कैथोड प्रोडक्ट है वो कौन हो जाएगा, H2। देखिए, और यही बात तो मैंने बताई, अगर कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, चाहे किसी का भी हो, उसमें क्या होगा, उसमें एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे O2, और कैथोड पे क्या मिलेगा, H2। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने का, चाहे वो NaCl से आ रहा हो, चाहे वो किसी से भी आ रहा हो। देखिए, तो एक बार फिर पढ़ देते हैं। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, द एनोड प्रोडक्ट इज O2 गैस। तो देखिए, कैथोड की बात कर लें, तो कैथोड पे कौन होगा, कैटायन होगा, एक तो Na+ मिलेगा, और वाटर से मुझे क्या मिलने वाला है, O। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा, कैथोड पे वही डिस्चार्ज होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होगा, डाउन होगा। अगर बात करें तो सोडियम क्या है, वाटर से ऊपर है, तो वाटर नीचे है, और वाटर नीचे है तो वाटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा।
और वाटर डिस्चार्ज होगा तो वाटर का कौन सा पार्ट होगा कैथोड, कैथोड पे कौन सा पार्ट डिस्चार्ज होता है कैटाइन वाला, तो H प्लस डिस्चार्ज होगा तो क्या निकल गई हाइड्रोजन। अब एनोड की बात कर लो, तो एनोड पे क्या मिलेगा एनायन, एनायन क्या आएगा यहाँ से Cl- और यहाँ से क्या मिलेगा वाटर। अब जो डिस्चार्ज सीरीज मैंने बताई एनोड की उसमें Cl- पहले आता है किससे वाटर से, तो Cl- पहले क्या होना चाहिए ऑक्सीडाइज और क्या निकलनी चाहिए CO2 गैस, मगर इसी जब जैसे ही इसे क्या कर दिया डाइल्यूट कर दिया, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है तो एच आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, एच आयन को डिस्चार्ज करने के लिए कम पोटेंशियल की जरूरत होती है एज कंपेरिजन टू अनोदर आयन कोई भी हो। इसीलिए क्या हो गया Cl2 ना मिलके क्या मिली O2 मिली, मतलब एच आयन और OH आयन को डिस्चार्ज करने के लिए कम पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो जब भी क्या हो जाए देखो इसमें अगर मैं सीरीज के अकॉर्डिंग देखूं तो पहले कौन आना चाहिए Cl- पहले आना चाहिए, तो यही क्या होना चाहिए ऑक्सीडाइज, तो क्या निकलनी चाहिए Cl2 गैस, मगर निकल क्या है O2 गैस। रीजन क्या है कि जब डाइल्यूट कर देते हैं तो डाइल्यूट के केस में जो OH- है या H प्लस है या OH- है, इनको कम चार्ज कम पोटेंशियल की जरूरत होती है डिस्चार्ज करने के लिए, इसलिए यही पहले क्या होंगे यही पहले डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना जब भी डाइल्यूट है चाहे वो कोई भी हो, डाइल्यूट NaCl हो, डाइल्यूट H2SO4 हो, डाइल्यूट CuSO4 हो, कुछ भी, तो डाइल्यूट है तो क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस और O2 गैस। हाइड्रोजन मतलब किससे आई कैटाइन से H+ से, और कैटाइन से आई तो इसका मतलब कैथोड पे आ रही होगी। O2 गैस किससे आई अगर भूल जाओ आप बता रहा हूं, अगर O2 मतलब किससे आई ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जनरली प्लस होता है माइनस होता है, ओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे ओपेक नेचर होती है माइनस की, तो माइनस किस पे जा रहा होगा एनोड पर। H2 किससे आया होगा H+ से, क्योंकि H2 आया होगा S से और H क्या होता है प्लस, और प्लस मतलब कैथोड पे गया होगा। O2 किससे आई होगी O से, O जनरली क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब कहां से गया होगा एनोड पे, तो एनोड पे आई होगी O2 और कैथोड पे आई होगी H2, किस केस में डाइल्यूट के केस में, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट कोई सा भी हो। तो इस केस में जब डाइल्यूट हो गया था तो Cl- से पहले डिस्चार्ज कौन होगा ये वाटर, और क्या दे देगा O2। अगर Cl- डिस्चार्ज होता तो Cl2 देता, और वाटर डिस्चार्ज होगा तो क्या देगा O2, मगर ये होनी चाहिए थी मगर आ रही है। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया, जब भी डाइल्यूट होगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, या कह सकते हैं OH- या H+ को रिड्यूस करने के लिए फिर कम पोटेंशियल की जरूरत होती है, इसलिए यही मेन प्रोडक्ट होगा, यही पहले क्या होगा डिस्चार्ज, और जो पहले डिस्चार्ज हो गया बस वही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इफ कंसंट्रेटेड H2SO4, अभी डाइल्यूट की बात करी थी अब किसकी कर रहे हैं कंसंट्रेटेड की। इफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विल बी इलेक्ट्रोलाइज्ड देन द एनोड प्रोडक्ट विल बी, तो एनोड जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा H2S2O8 होगा, मतलब क्या बोलते हैं इसे मार्शल्स एसिड, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होगा H2S2O8 हो जाएगा, कब जब कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में एनोड पे क्या मिल गया H2S2O से, अगर डाइल्यूट था तो क्या मिल गई थी O2, और जब ना डाइल्यूट है ना कंसंट्रेटेड है फिर तो क्या नहीं मिल रही थी, फिर तो डिपेंड करेगा उसका एनायन क्या है। चलिए खैर, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का अगर हम क्या करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 विल बी इलेक्ट्रोलाइज देन द एनोड प्रोडक्ट विल बी क्या होगा H2S2O8, और इसे बोलते हैं मार्शल्स एसिड। एंड दिस एसिड इज यूज्ड, और ये जो एसिड है दिस एसिड इज यूज्ड इन इन ये कह रहा है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये जो एसिड है ये यूज होता है इंडस्ट्रियल मेथड में, मतलब इंडस्ट्री में किसको बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो देखिए अगर हम बात करें हमारे पास क्या है H2SO4 है, तो और कंसंट्रेटेड मतलब किससे वाटर से होगा, वाटर का मिला हुआ। तो देखिए कैथोड पे कौन होंगे कैटाइंस, तो कैटाइन कौन होंगे एसिड है, एसिड से क्या मिलेगा एसिड से, इस एसिड से कैटाइन कौन मिलेगा H+, और वाटर वाटर तो होगा ही, जब साथ में कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट करेंगे तो वाटर होगा। अब ये देखिए इनमें से कौन सा कैटाइन ज्यादा एक्टिव होगा, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन गैस ऊपर होती है कि वाटर ऊपर होता है, तो वाटर तो बहुत ऊपर होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होती है, और जब हाइड्रोजन जो नीचे होगी वही कैथोड पे क्या होगा रिड्यूस होगा, तो कौन रिड्यूस होगा H+, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होगी ना कि वाटर। तो ये क्या होगा हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो जाएगी और क्या हो जाएगा H2। अगर ये भी रिड्यूस होता तो इसका भी कैटाइन पार्ट रिड्यूस होता, कौन होता H+ होता, और H+ होता तो वो भी क्या देता हाइड्रोजन। मगर क्वेश्चन ध्यान पूछें, अगर आपसे पूछ ले कि जो हाइड्रोजन आ रही है कैथोड पे वो वाटर से निकल कर आ रही है या फिर एसिड से आ रही है, तो ध्यान रखेंगे एसिड से आ रही है।
आ रही बात समझ में नहीं, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं। अगर आप इसका भी एसिड का करोगे एच का तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसका करोगे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मगर क्योंकि इसका भी एच रिड्यूस होगा। मगर ध्यान, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो हाइड्रोजन गैस है किससे आ रही, तो वाटर से नहीं आ रही, किससे आ रही, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आ रही। चलिए एनोड पे कौन होंगे, एनायन। एनायन इसमें तो क्या मिलेगा, एक तो SO4 माइनस और एक वाटर। अब SO4 माइनस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है क्या, वाटर ऊपर है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो डिस्चार्ज सीरीज बताई है एनोड की, तो उस केस में वाटर पहले आता है, SO4 माइनस 2 क्या आएंगे, नीचे आएंगे। आ रही बात समझ में नहीं, SO4 पहले कौन आता है, I माइनस, फिर आएगा Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर एसीटेट, उसके बाद वाटर, वाटर के बाद कौन आता है, नाइट्रेट, नाइट्रेट के बाद सल्फेट। तो वाटर तो पहले आएगा किससे, सल्फेट से, तो वाटर पहले होना चाहिए डिस्चार्ज, मगर डिस्चार्ज कौन हो रहा है, SO4 माइनस 2। रीजन वही है जहां भी कंसंट्रेटेड वर्ड लग गया। तो कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट होगा तो कहानी क्या हो जाती है, उल्टी। देखो ये ज़्यादा था फिर भी ये हो रहा था, और इसमें ये कम है फिर भी क्या हो रहा है, ये पहले हो रहा है। तो जब भी डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड होता है तो प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, मगर किस इलेक्ट्रोड के साथ में, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अभी अभी कोई भी नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने नहीं लिया, तो इस केस में भी आपको ध्यान रखना प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा। तो SO4 माइनस 2 जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा वाटर से, सीरीज का उल्टा चल गया। जब भी कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट लगेगा तो प्रोडक्ट रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, SO4 माइनस 2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, H2O8 माइनस 2। तो टोटल चार्ज कितना था, -4, -2 रह गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होंगे। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ये क्या करेगा, देखिए ये यही तो फॉर्म है, इस टाइप से बताया। देखिए SO4 माइनस 2 की बात करूं तो यही तो स्ट्रक्चर होगी। S पे कितने ऑप्शन लग रहे हैं, 4, -2 है तो 2 की बैलेंसी पूरी नहीं करेंगे, बाकी 2 की डबल बॉन्ड से बैलेंसी पूरी कर देंगे। इसमें क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बन गया होगा, H2SO4। देखो यही तो स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बना रखी है स्ट्रक्चर ऑक्सी एसिड की। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, जो H2H2O8 है, अब ये जो H2H2O8 बना, ये ठीक है, मार्शल्स एसिड जो बना, ये क्या करेगा, फर्दर इस वाली हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाता है। ये जो हाइड्रोजन निकली किस पे, कैथोड पे, वो रिएक्शन कर जाएगा इस मार्शल एसिड पे जो एनोड पे निकला है, और इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा, वापस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एक क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसी तरीके से इंडस्ट्री में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाई जाती है। ये इंडस्ट्रियल मेथड है किसका, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ये क्या होगा, जो मार्शल एसिड है वो रिएक्शन कर जाता है हाइड्रोजन गैस से, और क्या रिड्यूस कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड और H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए जी, नॉर्मल प्रोडक्ट, ये कह रहा है नॉर्मल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन ओनली इफ इलेक्ट्रोलिसिस इज डन बाय द प्लेटिनम, और या कह सकते हैं ग्रेफाइट, या कहें इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक, ये जितने भी अभी हमने सारे केस पढ़े थे सब किसके थे, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने लिया था, मतलब प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो कह रहा है नॉर्मल प्रोडक्ट बनेंगे। नॉर्मल प्रोडक्ट मतलब जैसे हमने अभी जितना हमने पढ़ा है उसी टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। कब तक, जब तक अगर इलेक्ट्रोड कैसा है, नॉन इनर्ट नेचर का है। तो नॉर्मल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन ओनली इफ इलेक्ट्रोलिसिस इज डन बाय द प्लेटिनम और या ग्रेफाइट, या कह सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इफ नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज, अगर इस इनर्ट की जगह नॉन इनर्ट ले लिया, नॉन इनर्ट मतलब जो रिएक्शन कर जाए, इनर्ट मतलब जो रिएक्शन ना हो करे, और नॉन इनर्ट मतलब जो इनर्ट नेचर ना हो, जिसमें मतलब जिसमें क्या है, रिएक्ट करने की नेचर हो। If non inert electrode is used, then product may be different because ions of low priority will be discharged, और यह कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोड या बोल सकते हैं रॉड itself show the reaction। तो उस केस में कह रहा है अगर हमने क्या कर लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया, तो उस केस में जो लो पैराइट उसमें जो प्रोडक्ट है वो बदल जाएंगे। प्रोडक्ट क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। क्यों डिफरेंट आते हैं, क्योंकि जो लो प्रायोरिटी वाला आयन है वो क्या होगा, डिस्चार्ज होता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोड इटसेल्फ शो द रिएक्शन, या इलेक्ट्रोड खुद अपने आप रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि अब वो रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि वो कैसा है, नॉन इनर्ट। नॉन इनर्ट मतलब रिएक्टिव है। तो या तो क्या होगा, जो लो प्रायोरिटी वाले आयंस हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, या इलेक्ट्रोड खुद क्या करता है, रिएक्शन शो कर देता है, इलेक्ट्रोड खुद कुछ प्रोडक्ट बना देता है। देखिए जैसे ये कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl बाय यूजिंग मरकरी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं बाय यूजिंग मरकरी। अब क्या ले रहे हैं, नॉन इनर्ट मरकरी कैथोड। ठीक, ड्यू टू
ड्यू टू द रिएक्टिव टेंडेंसी विद द मर्करी Na+ is discharged at cathode and further NaHg या कह सकते हैं अमलगम इज फॉर्म्ड। तो ये कह रहा है अगर हम क्या कर लें, कोई भी नॉन, जैसे एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और इसमें क्या कर लें, मैं मरकरी कैथोड जो ले लूं, वो क्या ले लूं, मैंने कैथोड जो ले लिया वो मैंने मरकरी ले लिया, और मरकरी क्या है, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, अब ये खुद रिएक्शन करता है। तो कह रहा है कि जब कैथोड पे कौन रिड्यूस होते हैं, कैटायंस, और जो Na+ है, Na+ क्या होगा, कैथोड पे जाकर रिड्यूस होगा। क्यों होगा भाई Na+? अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, तो वाटर और Na+ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है, Na+ ऊपर है और वाटर नीचे है, तो वाटर क्या होना चाहिए, वाटर ही कैथोड पर रिएक्शन करना चाहिए। मगर हमने क्या ले लिया इसमें, नॉन इनर्ट, और नॉन इनर्ट ले लिया, तो अब जो लो प्रायोरिटी वाला एनायन था वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो अब वाटर न करके कौन करेगा, Na+। मतलब अभी तक तो कैथोड पे वो रिएक्शन कर रहे थे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे थे, अब कौन कर जाएंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो रिएक्शन करेंगे। तो वाटर से ऊपर है Na, तो अब क्या Na रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि इसमें रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है। तो Na+ पहले रिड्यूस होकर क्या बना देगा, Na, और फिर Na जो बनेगा वहां भी जब बात नहीं रुकेगी, वो Na+ फर्दर फिर मरकरी से क्या कर जाता है, Na+ रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, सोडियम मेटल बना देगा। और सोडियम मेटल किस पे बनेगा जी, जो मरकरी की जो प्लेट है उस पे जाके डिपॉजिट होगा, और ये सोडियम मेटल फर्दर मरकरी की प्लेट से क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। बल्कि सोडियम मेटल नहीं करता, मरकरी कर जाती है इसके साथ रिएक्शन, और क्या बना देगी, यानी कि सोडियम मरकरी, मतलब बोल सकते हैं इसे अमलगम। सोडियम का और मरकरी का एक मिक्सचर बना देता है जिसे बोलते हैं अमलगम। तो देखिए H+, तो जैसे हम कैथोड की बात करें तो कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो उस पर क्या भागेंगे, कैटायन भागेंगे। अब Na+ मिलेगा मुझे, एक्वस NaOH मैंने लिया, तो एक्वस NaOH में कौन कौन कैटायन मिलेंगे, एक तो सोडियम कैटायन और एक वाटर मिलेगा। अब इसमें मोर रिएक्ट अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम ऊपर होता है, हाइड्रोजन नीचे होगा, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होते हैं वही क्या करेंगे, कैथोड पे जाके रिड्यूस होते हैं। मगर इसमें जो इलेक्ट्रोड हमने क्या ले लिया, मरकरी, और मरकरी ले लिया तो वो नॉन इनर्ट है, और नॉन इनर्ट है तो कहानी बदल जाएगी, तो हाइड्रोजन की बजाय अब क्या हो, वाटर की जगह क्या होगा, सोडियम रिड्यूस होगा। तो Na+ क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल फर्दर फिर क्या करेगा, मरकरी लिक्विड से, लिक्विड फॉर्म में होता है ये सॉलिड, तो मरकरी लिक्विड से रिएक्शन करके क्या बना देगा, इसका अमलगम बना देगा, सोडियम और मरकरी का। ठीक है। और एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कोई चेंज नहीं, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कौन होंगे, एनायन, एनायन में कौन होगा, Cl- और वाटर। ज़्यादा डिस्चार्ज जो सीरीज है एनोड की उसमें Cl- पहला आता है वाटर से, तो जो पहला आएगा वही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, Cl2। तो एनोड पे तो कोई चेंज नहीं करा इसने मरकरी ने, क्योंकि मैंने मरकरी केवल क्या लिया है, कैथोड ही लिया है, कैथोड केवल मरकरी लिया है, एनोड मरकरी नहीं ली। अगर एनोड भी मरकरी लोगे तो यहाँ भी प्रोडक्ट बदल जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिया था एग्जाम्पल में कि जो कैथोड है वो किसका ले लिया, मरकरी का। तो जिसका भी कैथोड अगर हम क्या ले लेंगे, इनर्ट नेचर की जगह नॉन इनर्ट वाला ले लेंगे तो प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा। तो एक तो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ उल्टे हो रहे थे आप समझिए, एक तो जब डाइल्यूट या कंसेंट्रेटेड ले रहे हैं, ठीक है, और एक जब क्या ले लेंगे, इनर्ट नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेंगे। चलिए लास्ट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर। सुनिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज करते हुए, तो इस टाइप ये कहलाता है, इस टाइप का जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो रिफाइनिंग कहलाता है। किसी उसी मेटल का इलेक्ट्रोड हो और उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट हो, तो सेम मेटल के इलेक्ट्रोड और सेम मेटल का इलेक्ट्रोलाइट हो तो इसे बोलते हैं रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है, जो इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस प्योर में बदलता जाता है। तो जो एनोड है वो क्या लेंगे, एनोड जो लेंगे वो इम्प्योर कॉपर ले लेंगे, और कैथोड क्या ले लेंगे, प्योर कॉपर ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो Cu+2 है, Cu+2 कहाँ से लिबरेट होगा, Cu+2 एनोड पे से लिबरेट होके और कहाँ जाके जुड़ता जाएगा, कैथोड पे, और जो इम्प्योरिटी है वो जाके इलेक्ट्रोलाइट में गिरती रहेगी। मगर इसमें बड़ी खास बात ध्यान होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो CuSO4 का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो कभी वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते। सिर्फ भाग कौन होगा, एनोड का इलेक्ट्रोड और कैथोड का इलेक्ट्रोड। एनोड पे से क्या होगा, Cu डिपॉजिट होता जाएगा और किस पे जाके जुड़ता जाएगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे तो प्योर कॉपर इकट्ठा होता जाएगा और एनोड से क्या था, इम्प्योर। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो एनोड की इम्प्योर रोड थी वो टूटती चली जाएगी और कैथोड की जो प्योर रोड है वो मोटी होती चली जाएगी, वो थिक होती चली जाएगी।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइसिस को बोलते हैं रिफाइनिंग, और इसमें मेटल को प्योर करने के लिए इसे यूज करते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होगा उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस में कोई रिडक्शन, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय द यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कह रहा है दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, या कह सकते हैं कॉपर। ऑल द मेटल्स ब्लो, all the metals blow water in electrochemical series can be electrically refined by their aqueous solution। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से नीचे वाले जितने भी मेटल हैं उन सब मेटल को इस रिफाइनिंग के थ्रू, इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, देखिए एनोड पे भी कॉपर और कैथोड पे भी कॉपर। मैंने कहा सिर्फ कॉपर का काम होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कोई इन्वॉल्वेशन इस रिएक्शन में नहीं होता। तो एनोड पे भी कॉपर और कैथोड पे भी कॉपर। बस एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे तो क्या बन रहा होगा, Cu सॉलिड से बना होगा Cu+2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे क्या होगा, Cu+2 एक्वस का रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड। तो यहां से एनोड पे से तो मेटल टूटता चला जाएगा और कैथोड पे मेटल इकट्ठा होता जाएगा। और ये जो कॉपर है कैसा होगा, इम्प्योर, और ये वाला कॉपर कैसा होगा, प्योर। क्योंकि जब ये टूटेगा तो यहाँ से इम्प्योरिटी निकलेगी, वो बैठ जाएगी नीचे तली में, इलेक्ट्रोलाइट जो कंटेनर होगा। और ये दूसरा क्या होगा, ये रिडक्शन होकर किस पे जाके चिपक जाएगा, कैथोड पर। तो ये जो कॉपर था ये इम्प्योर था और ये क्या हो जाएगा, प्योर। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KBr। क्या है ये, KBr, ठीक है जी, KBr एक्वस। KBr नॉर्मल नहीं है, एक्वस है। अगर एक्वस ना होता तो बस, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इनर्ट, मतलब नॉर्मली हम जो यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ब्रोमीन इज ऑब्टेन एट द कैथोड। तो देखिए इसमें क्या होगा, Br माइनस वाला जो पार्ट है वो किस पे निकलेगा, एनोड पे, और प्लस वाला पार्ट किस पे निकलेगा, कैथोड पे। तो प्लस वाला पार्ट कौन है, इससे तो मिलेगा K+, और एक होगा वाटर। K+ और वाटर में कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो K+ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन का डिस्चार्ज होगा किस पे, कैथोड पे। और हाइड्रोजन का डिस्चार्ज होगा तो हाइड्रोजन के कौन से पार्ट का डिस्चार्ज होगा, प्लस पार्ट का। प्लस पार्ट कौन होता है, H+ वाटर में, ठीक है। तो इसमें देखिए K+ है और वाटर है, तो इसमें K+ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर होगा, तो इसलिए कौन रिड्यूस होगा, कैथोड पे वाटर। और वाटर का भी कौन सा पार्ट, पॉजिटिव पार्ट। और पॉजिटिव पार्ट कौन है, H+। तो H+ का रिडक्शन करूंगा तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो कैथोड पे तो क्या निकलनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस। वो कह रहा है ब्रोमीन इज ऑब्टेन एट द कैथोड, गलत बात है, ठीक। दूसरा, हाइड्रोलिसिस इज ऑब्टेन एट द एनोड। ये कह रहा है हाइड्रोजन इज ऑब्टेन इज द एनोड। नहीं जी, हाइड्रोजन किस पे निकल रही है, अभी हमने देखा कैथोड पे हाइड्रोजन निकल रही, एनोड पे नहीं। एनोड पे कौन निकलेगा वो भी चेक कर लो। ये Br- और ये वाटर, और Br- में डिस्चार्ज जो सीरीज है एनोड की, उसमें Br- पहले आता है वाटर से। तो Br- क्या होगा, पहले डिस्चार्ज होगा। तो Br- डिस्चार्ज होगा तो एनोड पे कौन मिलेगी, Br2 गैस। तो एनोड पे तो मिलेगी Br2 गैस, और कैथोड पे मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या कह रहा है, ब्रोमीन इज द ऑब्टेन एट द कैथोड। नहीं जी, कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस मिल रही, ब्रोमीन नहीं मिल रही। ये कह रहा है हाइड्रोजन इज ऑब्टेन एट द एनोड। नहीं जी, एनोड पे कौन मिल रही, ब्रोमीन गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही। दूसरा कह रहा है, ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कंटेनर है, उसके अंदर जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड को फाइनली पूछ रहा है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये कह रहा है जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल सही बात है, कैसे, देखिए अगर मैं बात करूं तो एनोड पे तो किसका डिस्चार्ज हुआ, Br- का। और कैथोड पे किसका डिस्चार्ज हुआ, वाटर का। और वाटर के भी कौन से पार्ट का होगा, कैथोड पे होते हैं पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस डिस्चार्ज होते हैं, तो वाटर में पॉजिटिव आयंस कौन होगा, H+। तो वाटर से हमें रिलीज हुआ होगा H+ और OH-। H+ तो रिड्यूस होकर क्या बना दिया होगा, हाइड्रोजन। तो कौन बच गया होगा, OH-। और जब OH- बचेगा तो मीडियम कैसा हो जाएगा, जो सॉल्यूशन था कंटेनर के अंदर वो उसमें OH- की कंसंट्रेशन बढ़ गई होगी, जिससे मीडियम कैसा हो गया होगा, बेसिक। और बेसिक होगा तो बेसिक क्या करते हैं, तो बेसिक क्या करेंगे, बेस रेड सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में, ठीक है। तो जो बेसिक सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ब्लू में। और एसिडिक होता है तो किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में। मैंने कैसे याद रख रखा, अगर आप भूल जाओ तो देखिए, एसिड मतलब खतरनाक। एसिड थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है, स्किन को जला देता है। और खतरनाक का कलर कैसा होता है,
रेड। तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। और अगर क्या है, बेसिक मीडियम है तो वो रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। तो बेस ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेस मतलब बी मतलब ब्लू। चलिए, तो इसमें क्या हो गया होगा, जब वाटर का क्या हुआ होगा, कैथोड पे वाटर का डिस्चार्जिंग हुई होगी तो वाटर का कौन सा पार्ट डिस्चार्ज हुआ होगा, कैटायन वाला। और कैटायन वाला कौन होता है, H+, तो कौन बच गया होगा, OH-। तो सॉल्यूशन के अंदर OH- बढ़ गए होंगे, जिससे सॉल्यूशन कैसा हो गया होगा, बेसिक। और बेसिक हो गया होगा तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर सकता है, वो ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात हो गई। तो कह रहा है ऑल ऑफ दिस करेक्ट, नहीं जी, सिर्फ सी करेक्ट है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, वाटर अगर क्या होगा, वाटर जब डिस्चार्ज होता है, अगर वो एनोड पे डिस्चार्ज होगा तो एनोड पे तो कौन सा पार्ट डिस्चार्ज होता है, एनोड पे होता है नेगेटिव वाला। तो कौन बच जाएंगे, H+। और H+ बच जाएंगे तो इसका मतलब मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक, या कह सकते हैं पीएच क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और अगर OH- किस पे डिस्चार्ज हुआ, अगर कैथोड पे OH वाटर रिड्यूस हुआ तो कैथोड पे कौन होता है, पॉजिटिव पार्ट। तो H+ रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा, OH-। OH- मतलब मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक। बेसिक मीडियम का मतलब पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपाउंड विल गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एज वेल एज मोल्टन फॉर्म। ये कह रहा है इन चारों में से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो सेम प्रोडक्ट देगा, एक्वस फॉर्म में भी वही प्रोडक्ट और मोल्टन फॉर्म में भी वही प्रोडक्ट। तो अगर मैं बात करूं देखिए NaCl की, अगर NaCl में अगर मोल्टन स्टेट में लूं तो मतलब मोल्टन स्टेट का मतलब पानी नहीं है, वाटर नहीं है। तो माइनस, तो एनोड पे तो क्या मिल जाएगा, Cl, बस सिर्फ फिर तो दो ही एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, Na+ और Cl-। Cl- किस पे चला जाएगा, Cl- तो दे देगा Cl2 गैस और Na+ दे देगा सोडियम मेटल। तो मोल्टन स्टेट में तो क्या मिल जाएगा, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। अगर मैं इसमें एक्वस ले लूं, पानी ले लूं, तो पानी ले लूं तो अगर मैं एनोड पे बात करूं तो एनोड पे Cl- ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज होगा कि वाटर, तो Cl- ज्यादा डिस्चार्ज होगा, तो एनोड पे तो Cl2 ही मिलेगी। मगर कैथोड पे देखूंगा तो कैथोड पे Na+ से जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा, वाटर, तो उस केस में क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें तो एक्वस के केस में देखिए, अगर इसमें मोल्टन स्टेट की बात करूं तो मिल रहा है मुझे क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल। और अगर एक्वस की बात करूं तो यहां से मिल रही क्लोरीन, मगर वहां से क्या मिल रहा, हाइड्रोजन गैस, वहां से सोडियम मेटल नहीं मिल रहा। तो इसमें तो प्रोडक्ट बदल गया, एक्वस में कुछ और है और मोल्टन स्टेट में कुछ और है। सेम कहानी यहाँ, अगर मैं एक्वस मोल्टन स्टेट में देखूंगा तो ब्रोमीन गैस और पोटेशियम मेटल। अगर मैं क्या करूंगा, एक्वस में बात करूंगा तो एक्वस में वाटर आ जाएगा। तो देखिए एनायन के केस में तो Br- ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज होगा किससे, वाटर से, तो यहां तो ब्रोमीन गैस ही मिलेगी। मगर उस केस में प्रोडक्ट बदल जाएगा, K+ से जल्दी डिस्चार्ज कौन हो जाएगा, वाटर, क्योंकि K+ वाटर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में K+ ऊपर होता है वाटर से, इसलिए वाटर क्या होगा कैथोड पे डिस्चार्ज, और वाटर जब डिस्चार्ज होगा कैथोड पे तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। तो अगर इसमें देखें मोल्टन स्टेट में तो Br2 और पोटेशियम, और अगर एक्वस सॉल्यूशन में देखूंगा तो Br2 और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इसमें भी प्रोडक्ट दोनों में बदल रहा है। इसमें देखिए कॉपर में ये SO4, अगर मैं एनायन की बात करूं तो अगर मैं क्या करूं, मोल्टन स्टेट की बात करूं तो मोल्टन स्टेट में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये एक ये बनेगा Cu+2 और एक ये बनेगा। अगर मैं बात करूं किसमें, एक्वस में, तो एक्वस में कहानी बदल जाएगी, एक्वस में SO4-2 ऑक्सीडाइज ना होकर कौन होगा, वाटर, क्योंकि सल्फेट आयन से जो डिस्चार्ज सीरीज है एनोड की, उसमें वाटर पहले होता है नाइट्रेट से और सल्फेट से और फ्लोराइड से। तो इसमें क्या होगा, सल्फेट से पहले कौन हो जाएगा, सरफेस से पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वाटर। और वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर का कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज होता है ना, एनोड पे होगा नेगेटिव पार्ट, तो क्या हो जाएगा, OH-, तो क्या दे देगा वो, ऑक्सीजन गैस। तो इस केस में जैसे ही एक्वस होगा तो एक्वस केस में प्रोडक्ट बदल जाएगा, SO4 से पहले कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, वाटर, और क्या दे देगा, ऑक्सीजन गैस। तो इसमें प्रोडक्ट बदलेगा। मगर इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं इस केस में, अगर ये जब ये मोल्टन स्टेट में है तो सी यहाँ पे क्या, इससे तो मिलेगा Cl-, उससे मिल जाएगी क्लोरीन गैस, और इससे मिलेगा Cu+2, उससे क्या मिल जाएगा, कॉपर मेटल। तो मोल्टन स्टेट में तो सिर्फ यही मिलते हैं और कुछ होता ही नहीं, इससे मिल जाएगी क्लोरीन गैस, इससे मिल जाएगा कॉपर मेटल। और जब एक्वस फॉर्म लूँ तो एक्वस फॉर्म में Cl- और वाटर, तो Cl- और वाटर में से कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा, Cl-, क्योंकि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें Cl- पहले आता है वाटर से। तो पहले भी क्लोरीन गैस मिल रही थी, अभी भी क्लोरीन गैस मिलेगी, एक्वस फॉर्म में ले लूँ। अब एक्वस फॉर्म में देखिए कॉपर प्लस पहले डिस्चार्ज होगा कि वाटर, तो कॉपर क्या होगा, वाटर से नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इस केस में अभी भी क्या होगा, कॉपर ही डिस्चार्ज होगा।
ठीक है, कॉपर ही क्या होगा, डिस्चार्ज। तो वाटर से पहले कौन हो जाएगा, कॉपर, और Cl माइनस पहले हो जाएगा वाटर से। तो इसमें अगर मोल्टन स्टेट लो तो भी Cl माइनस और Cu+2 होंगे, और अगर एक्वस फॉर्म लोगे तो भी वाटर, Cl माइनस वाटर से पहले और Cu+2 भी वाटर से पहले। तो इसमें प्रोडक्ट सेम रहेगा, चाहे एक्वस ले लो और चाहे क्या ले लो, मोल्टन स्टेट ले लो। तो CuCl2 एक ऐसा कंपाउंड हुआ जिसमें प्रोडक्ट सेम रहेगा मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में। इलेक्ट्रोलिसिस करने पे प्रोडक्ट एनोड कैथोड पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए, जिस भी अगर बच्चे को दिक्कत है, बात यहीं से ये यही समझ में नहीं आ रही कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए पढ़ाई की। अगर तो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न है, ऐसी प्रॉब्लम है कि बात ही नहीं समझ में आती कि सर पढ़ने का तरीका क्या है, मतलब पढ़ने का ढंग है, पढ़ने की जो तमीज़ है, अगर वो ही नहीं आ रही तो बड़ा मुश्किल होता है आगे पढ़ना। तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी को इस टाइप की प्रॉब्लम है कि दिक्कत है किसी भी तरीके की, कि पढ़ाई में पढ़ा नहीं जाता, ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ा जाता, याद नहीं रहता, या कहाँ से स्टार्ट करें, या कभी कुछ, इस टाइप की अगर दिक्कत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8218612398। मैं ज़रूर आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करूंगा, ठीक है। और हेल्प क्या है कि आपको बस ये समझना है कि आपको बिल्कुल चलते जाना है, चलते जाना है। जैसे ये लोग क्या हैं, दोनों चीज़ें चल रही हैं। देखिए, ये लोग नाव को चला रहे हैं, और नाव को चला रहे हैं तो नाव चलती जाएगी और पानी भी चलता जाएगा। तुम भी कंटिन्यू चलते जाइए, चलते जाइए। कैसे, बिल्कुल पानी की तरह बहते जाइए, किधर भी जाएं। कुछ समझ में आ रहा तो भी ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो भी ठीक, बस आप चलते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, लेक्चरों को पढ़ते जाएं, देखते जाएं, ठीक है। जितनी ज़्यादा बार लेक्चरों को देखते जाएंगे उतना ज़्यादा, भले ही आपको ऐसा लगेगा कि हमें नहीं कुछ आ रहा, मगर आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके अंदर कुछ चीज़ डेवलप होने लगेगी, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में आपको आ गया, ठीक है। चलिए, थैंक्स।